जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रतन जीएस क्लासेज में। दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं जो बिहार दरोगा और ऑल स्टेट पीसीएस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। दोस्तों, हम लोग 1, 2 और 3 नंबर सेट को देख चुके हैं। आज 4 नंबर सेट को देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रथम जैन संगीति किसके समय में आयोजित की गई थी। यहाँ ध्यान रखिएगा, जैन संगीति के बारे में बात कर रहा है। तो एक का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही आंसर होगा। इसके की पॉइंट के बारे में देखते हैं। प्रथम जैन संगीति 310 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आयोजित की गई थी। इसी जैन संगीति में जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया। जैन धर्म के 12 अंगों का संपादन इसी बौद्ध संगीति के दौरान किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, बंदी जीवन किसकी कृति है। तो 2 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सचिंद्रनाथ सान्याल इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, बंदी जीवन जो है सचिंद्रनाथ सान्याल की कृति है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा युद्ध शेर शाह सूरी से संबंधित नहीं है। इसमें से कौन सा युद्ध है जो शेर शाह सूरी से संबंधित नहीं है। तो 3 का हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन डी, सामूगढ़ की लड़ाई। आइए देखते हैं। कह रहा है, सामूगढ़ की लड़ाई 1536 में शेर शाह ने बंगाल के शासक महमूद शाह को हराया था। चौसा का युद्ध 1539 में शेर शाह ने हुमायूं के हराया था। बिल ग्राम का युद्ध जो है 1540 में शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। और सामूगढ़ की लड़ाई 1658 में शाहजहां ने के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार युद्ध ये था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो 4 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेहरगढ़ इसका सही आंसर होने वाला है। देखिए, प्राचीनतम स्थायी जीवन एवं कृषि के प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, जिसकी तिथि लगभग 7000 ईसा पूर्व मानी जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पा सभ्यता से किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो 5 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोहा इसका सही आंसर होगा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यह यहाँ से लोहे का प्रमाण नहीं मिला है। भारत में लोहे का प्रमाण 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व में उत्तर वैदिक काल से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस सिख गुरु की हत्या मुगल शासक द्वारा कर दी गई थी। तो 6 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु अर्जुन। गुरु अर्जुन हो जाएगा। देखिए, 10 सिख गुरुओं में 2 सिख गुरुओं को मृत्युदंड की सजा मुगल शासकों द्वारा दी गई थी, जिसमें से गुरु अर्जुन देव जहांगीर द्वारा और गुरु तेग बहादुर औरंगजेब द्वारा। जिसमें से ये गुरु जो अर्जुन देव हैं वो 5वें गुरु थे और गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे। क्वेश्चन नंबर आइए 7 के बारे में, किस मुगल बादशाह ने शाहरुख नामक सिक्का चलाया था। तो 7 का हमारा ऑप्शन ए, बाबर इसका सही आंसर होगा। देखिए, बता रहा है इसमें, मुगल सम्राट बाबर ने काबुल में शाहरुख नामक चांदी का सिक्का तथा कांधार में बाबरी चांदी का सिक्का चलाया था। शाहरुख अपने पूर्वज और बाबरी स्वयं के नाम से था। क्वेश्चन नंबर आइए 8, इसमें है, विभिन्न युद्धों को कालाक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 8 का इसमें देखिए सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए 8 का क्या होगा। तो 8 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होने वाला है। आइए देखते हैं। कह रहा है, खानवा का जो युद्ध है 1527 में बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर महमूद लोदी के बीच हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। और लास्ट वाला सामूगढ़ का युद्ध जो है 1658 में औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है।
महबूब ए इलाही। तो 9 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसमें कह रहा है चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संत शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। दक्षिणी दिल्ली में स्थित हजरत निजामुद्दीन औलिया जो 1236 से लेकर 1325 ईस्वी तक का मकबरा सूफी काल की एक पवित्र दरगाह है। क्वेश्चन नंबर आइए 10 है, भारतीय अकाल संहिता जो 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? तो 10 का हमारा ऑप्शन ए स्ट्रेची आयोग इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 1878 में स्ट्रेची आयोग बनाया गया था, जिसकी अनुशंसा पर 1883 में अकाल संहिता बनाई गई थी। इस संहिता में खाद्य भाव का पता लगाने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 11 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। यहाँ देखिए 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना NM जोशी ने की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? वामपंथी विचारों पर आधारित। तो 12 का हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन सी, 1939। इसमें देखिए कह रहा है वर्ष 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस को जनता की स्वतंत्र होने की इच्छा, लोकतंत्र और क्रांति का प्रतीक बनाने के लिए उन्होंने मई 1939 में कांग्रेस के भीतर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित पार्टियों में किसने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का समर्थन नहीं किया था? तो 13 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने समर्थन नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? बटलर कमेटी जिसका गठन 1927 में किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? तो 14 का हमारा सही आंसर ऑप्शन ए, ब्रिटिश सत्ता एवं देशी राज्यों के मध्य संबंधों का सुधारना था। यहाँ देखिए कह रहा है बटलर कमेटी का गठन 1927 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सत्ता और भारतीय रियासतों के मध्य संबंध सुधारना था। इस कमेटी को भारतीय रियासत कमेटी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंका था? तो 15 का हमारा सही आंसर ऑप्शन डी, बी और सी यानी कि पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल इसका सही आंसर होने वाला है। देखिए कह रहा है भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 16 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होने वाला है। इसमें से देखिए पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य गुजरात, राजस्थान और पंजाब है। पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले केंद्र शासित प्रदेश जिसमें जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख दोनों है। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें है वायुमंडल में उपस्थित निम्न गैसों का उनकी प्रतिशतता के अनुसार अवरोही क्रम है। अवरोही, यहाँ ध्यान रखिएगा अवरोही। तो 17 का हमारा अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। तो 17 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होने वाला है। देखिए इसमें कह रहा है वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों का उनकी प्रतिशतता के अनुसार अवरोही क्रम इस प्रकार है, जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93% और CO2 0.36% और नियॉन 0.002% जिसमें और हीलियम 0.0005% है। क्वेश्चन नंबर आइए 18 इसमें है भारत में निम्न में से किस क्रम के चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थरों आदि के लिए प्रसिद्ध है? तो 18 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विंध्य शैल समूह की चट्टानें।
इसमें देखिए बता रहा है, भारत के शैल समूहों में विंध्य शैल समूह की चट्टानें भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर एवं सजावटी पत्थर हेतु प्रसिद्ध है। इन चट्टानों का विस्तार राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 19 है, पवनों की दिशा एवं वेग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो 19 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोरियोलिस बल पवनों की दिशा को प्रभावित नहीं करता। इसका ये गलत हो जाएगा, यानी कि सही आंसर वही होगा। देखिए कह रहा है, कोरियोलिस बल से पवनों की दिशा प्रभावित होती है। उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा दाहिनी ओर एवं दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है, किस नदी पर स्थित है? तो 20 का हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंद्रावती नदी। देखिए आगे कह रहा है, चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। यह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है। इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 21 में है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो 21 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुरलेन नेशनल पार्क असम, यही असत्य है। देखिए आगे कह रहा है, इसमें ऑप्शन सी में देखिए, मुरलेन नेशनल पार्क जो है वो मिजोरम में स्थित है, ना कि असम में। और मौलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में, इंटांकी नेशनल पार्क नागालैंड में, बालफक्रम नेशनल पार्क मेघालय में और मुरलेन नेशनल पार्क जो है मिजोरम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आइए 22, इसमें है, उष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक स्थायी रूप कौन सा है? तो 22 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट इसका सही आंसर होने वाला है। देखिए, कार्बन के क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही अपरूप होते हैं। हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के क्रिस्टलीय, जबकि फ्लोरेंस अक्रिस्टलीय अपरूप है। ग्रेफाइट विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक है। ऊष्मागतिक रूप से कार्बन का सर्वाधिक स्थायी अपरूप ग्रेफाइट ही है। क्वेश्चन नंबर आइए 23, वाष्पन की क्रिया निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो 23 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयतन इसका सही आंसर होने वाला है। देखिए कह रहा है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की क्रिया निम्न बातों पर निर्भर करती है, जिसमें क्वथनांक का कम होना, क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की गति उतनी ही अधिक तेजी से होगी। दूसरा में है द्रव का तापमान, द्रव का ताप अधिक होने से वाष्पन अधिक होगा। और तीसरा है द्रव के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल के अधिक होने पर वाष्पन तेजी से होगा। और चौथा है द्रव के पृष्ठ पर, यानी कि द्रव के पृष्ठ पर जितनी तेजी से वायु बदलेगा उतनी ही तेजी से वाष्पन की क्रिया होगी। क्वेश्चन नंबर 24 है, जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइड या निलंबन से गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसमें प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? तो 24 का हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए कह रहा है, इसमें जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइड या निलंबन से होकर गुजरती है तो परिक्षिप्त प्रवस्था के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसमें टिंडल प्रभाव कहते हैं। देखिए, कमरे के छोटे छिद्र से प्रकाश किरण आने पर टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। और घने जंगल के आच्छादन से सूर्य किरणों के गुजरने पर टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो क्या होगा? भार व द्रव्यमान दोनों समान रहते हैं। बी में है भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान समान रहते हैं। और सी में है भार व द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं। और डी में द्रव्यमान बदल जाते हैं परंतु भार अपरिवर्तित रहता है। तो 25 का सही आंसर कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन बी, भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान समान रहते हैं। आइए देखते हैं, इसमें भार जो है द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। जब किसी वस्तु को चांद पर ले जाया जाए तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी से भिन्न होता है, इसलिए वहाँ वस्तु का पृथ्वी पर वस्तु के भार से 1/6 हो जाता है परंतु द्रव्यमान निश्चित रहता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में निम्न में से किस प्रक्रिया में होता है? ए में किण्वन में,
बी में सौर सेल में, सी में परासरण में और डी में प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो 26 का हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान। देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल का मदद से अपना भोजन तैयार करते हैं। इसमें सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग निर्वात में गमन नहीं करती है? तो 27 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्वनि। ध्वनि इसका सही आंसर होगा। देखिए, ध्वनि तरंग को गमन करने के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, वहीं निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है? तो 28 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडवाहिनी में। देखिए, मानव में निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी नली में संपन्न होती है। यहाँ नर युग्मक तथा मादा युग्मक में निषेचन क्रिया के द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है और विकसित होकर शिशु का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? तो 29 का हमारा सही आंसर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कवक। कवक इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, कह रहा है अमीबा क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, जीवाणु इत्यादि एक कोशिकीय जीव हैं। कवक, शैवाल तथा अन्य जंतु एवं पादप बहुकोशिकीय जीवों की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो 30 का हमारा सही आंसर ऑप्शन बी, कार्ल लिनियस के द्वारा सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक लिखी गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 31, इसमें है भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इलियम में। आइए देखते हैं, कह रहा है छोटी आंत को क्षुद्र आंत भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई 7.5 मीटर होती है। इलियम इसका एक भाग है जहां भोजन के पूर्ण पाचन के बाद अमीनो अम्ल एवं ग्लूकोज का अवशोषण इसकी दीवार में बने रसांकुरों द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में कौन सा जल जनित रोग नहीं है? तो 32 का हमारा सही आंसर ऑप्शन बी, चेचक इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, हैजा, टाइफाइड, मेनिंजाइटिस, पेचिस इत्यादि जल जनित रोगों का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो 33 का हमारा सही आंसर ऑप्शन बी, समाजवादी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। ये शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 34 है, लगातार कितने वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर भारत सरकार किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकता है? तो 34 का हमारा सही आंसर ऑप्शन बी, 7 वर्ष इसका सही आंसर होने वाला है। देखिए, यदि कोई भारतीय नागरिक लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहता है तो भारत सरकार उसे भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, मूल अधिकारों के विषय में निम्न में से कौन सही नहीं है? ए में ये भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त है, बी में ये असीमित नहीं है, सी में ये अस्थायी है और डी में ये न्यायोचित है। तो 35 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये अस्थायी हैं। क्वेश्चन नंबर 35 के की पॉइंट देखते हैं, मूल अधिकारों में कुछ भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। उदाहरण के लिए विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण अनुच्छेद 14 और अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण अनुच्छेद 20, जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 और धर्म की स्वतंत्रता का अनुच्छेद 25 और 28। मूल अधिकार असीमित नहीं है, राज्य उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। यह अस्थायी भी नहीं होते हैं क्योंकि संसद इनमें कमी या कटौती कर सकती है। ये न्यायोचित होते हैं, इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय जाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 में है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा का गठन होता है? तो 36 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 170। इसमें देखिए, कह रहा है अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना, अनुच्छेद 365 राष्ट्रपति को राज्यों में
राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार, अनुच्छेद 168 राज्य के विधानमंडल का गठन और अनुच्छेद 171 जो है विधान परिषद की संरचना के बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से किन्हें विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है? तो 37 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एवं सी दोनों, यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल। देखिए कह रहा है इसमें भारतीय संविधान के आर्टिकल 361 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल अपने पद की शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्य के लिए न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। इनके विरुद्ध इनके कार्यकाल के दौरान किसी प्रकार की दंडिक या आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। हालांकि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान उनके व्यक्तिगत कार्यों के लिए सिविल कार्यवाही की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य यह प्रयास करेगा कि उत्पादन का तथा धन का अहितकारी संकेंद्रण न हो? तो इसमें से देखिए सही आंसर 38 का क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आर्टिकल 39 का सी इसका सही आंसर होने वाला है। देखिए संविधान के आर्टिकल 39 के सी में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य यह प्रयास करेगा कि उत्पादन तथा धन का अहितकारी संकेंद्रण ना हो सके। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्षेत्रीय परिषदों का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो 39 का हमारा सही आंसर ऑप्शन डी, केंद्रीय गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषदों का पदेन अध्यक्ष होता है। इसमें देखिए क्षेत्रीय परिषदों का पदेन अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, समावेशी विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो 40 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व आर्थिक मंच इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए कह रहा है समावेशी विकास सूचकांक विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 41 का सही आंसर ऑप्शन सी 2013 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए कह रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम सितंबर 2013 में लागू हुआ था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सितंबर 2013 में लागू हुआ था। इसके तहत गरीब व्यक्तियों को चावल, गेहूं और मोटे अनाज क्रमशः 3, 2 और 1 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर उपलब्ध कराए जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 42 में है, भारत में योजना अवकाश की अवधि मानी जाती है। तो 42 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 1990 से 92। आइए देखते हैं कह रहा है भारत में 1966 से 69 और 1990 से 92 योजना अवकाश की अवधि मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, आधारभूत उद्योग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो 43 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ई कॉमर्स इसका सही आंसर होने वाला है। देखिए कह रहा है औद्योगिक के लिए कुछ विशेष उद्योगों की उपस्थिति आवश्यक है जिन्हें आधारभूत उद्योग या कोर उद्योग कहा जाता है। वर्तमान में 8 उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं जिनमें विद्युत है, इस्पात है, कोयला है, तेल शोधक उत्पाद है, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है? तो 44 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्थिक कार्य विभाग। देखिए कह रहा है आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस प्रक्रिया में गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाते हैं? तो 45 का हमारा सही आंसर ऑप्शन इसमें से बी हो जाएगा, डिपोजिशन इसका सही आंसर होने वाला है। आइए देखते हैं कह रहा है डिपोजिशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई पदार्थ गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन गैस वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है? गैस वेल्डिंग में तो 46 का हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एसिटिलीन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए कह रहा है गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्न में से क्या अपरिवर्तित रहता है? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घनत्व।
घनत्व इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, वस्तु की मात्रा बदलने पर वस्तु का आयतन, भार तथा द्रव्यमान तीनों बदल जाते हैं, लेकिन घनत्व अपरिवर्तित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक तरल और एक ठोस के साथ मिश्रित गैस। यहाँ देखिए, धुआं एक कोलाइड है जो हवा में उपस्थित ठोस, द्रव्य एवं गैसों के कणों का सम्मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से कौन सा देश या क्षेत्र यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा नहीं है? तो 39 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरलैंड गणराज्य। इसमें देखिए कह रहा है आयरलैंड गणराज्य यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा नहीं है, लेकिन उत्तरी आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। यूनाइटेड किंगडम में चार देश या क्षेत्र आते हैं, जिसमें वेल्स, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड शामिल है। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बताइएगा इसका सही आंसर। तो 50 का सही आंसर बताइएगा क्या होगा? 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगल। मंगल इसका सही आंसर होने वाला है। देखिए कह रहा है हमारे सौर मंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह बुध है एवं इसके बाद मंगल है। दोस्तों, आज हम लोग सेट नंबर 4 को पूरा कर चुके। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग तीनों सेट इसके पहले जो कराया गया है सबको देख लिए होंगे, और हमें ये सेट चल रहा है तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।